की तीसरी लहर अब दबे पांव बढ़ रही है। प्रदेश भर में संक्रमण के प्रकरण बढ़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं? भोपाल में हमारे सहयोगी संजीव श्रीवास्तव ने डॉक्टरों के ऐसे ही पैनल से बात की जो कोरोना की लड़ाई में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टरों की क्या राय है। हमारे खास कार्यक्रम मुलाकात एक हस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आज हम अपने कार्यक्रम में एक नहीं तीन हस्तियों से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। ये तीनों ही हस्तियां चिकित्सा क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं। पहले मेहमान है हमारे डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी, जो कि पेट और लिवर को देखते हैं। दूसरे हैं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव जी, जो डेंटल के जाने माने चिकित्सक हैं। और तीसरे हैं अनुपम मिश्र जी, जो आयुष का जाना माना नाम है। हम इनसे भी जानेंगे और अपने तीनों मेहमानों से बात करेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वो लोग क्या सोच रहे हैं और आगे की रणनीति क्या हो सकती है। सबसे पहले पहला सवाल डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी से। सर, तीसरी लहर का आगाज हो चुका है, आपको क्या लग रहा है? सर बिल्कुल, तीसरी लहर की शुरुआत आहट हो चुकी है और विदेश में तो आपने देखा होगा कि तीसरी लहर बहुत आगे तक पहुंच चुकी है और हमारे देश में भी आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों में केसेस बढ़ गए हैं और यही एक शुरुआत है तीसरी लहर की। और मुझे लगता है कि अक्टूबर के आखिरी तक ये मुझे लगता है कि पीक लेवल तक जाएगी। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है लड़ने के लिए। सर, लेकिन जैसा आप देख रहे होंगे आंकड़ा मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा है। जैसे आपका सागर है, दमोह है और भी तमाम जो जगह आप देख रहे होंगे आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन उस तरह से कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं दिख रहे। बिल्कुल, क्या हुआ है कि जो दूसरी लहर में आपने देखा होगा मौत का तांडव, वो जाने के बाद जब सब अब इतने रिलैक्स हो गए हैं, उनको सबको लग रहा है कि अब तो तीसरी लहर नहीं आएगी। और तो मुझे लगता है कि लोग, जनता को बहुत जागरूक होना पड़ेगा खुद को, क्योंकि अगर थोड़ी सी हमने ढिलाई अगर रखेंगे इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, बच्चों का भी, खास तौर से बच्चों में भी ये वायरस अभी अटैक कर सकता है। और ख़ास तौर से 18 से 59 साल के जो लोग हैं उनको इस बार बहुत ज़्यादा धोखा है इस वायरस से, क्योंकि जो हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी वो सिर्फ अभी 25% इस एज ग्रुप में 25% लोगों में ही डेवलप हुई है, जबकि 60 वर्ष के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनमें 40% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आई है, मतलब वो ज़्यादा सेफ हैं। इसलिए 18 साल से 60 साल के लोगों के लिए बहुत ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है और हमें यहाँ पे कहीं पे भी ढिलाई नहीं छोड़नी है। सर, पहली लहर भी आपने देखी है, दूसरी भी देखी है। अब इसके बाद जो दो लहरें आई थी उनसे सबक लेते हुए, जैसा आपने कह दिया जनता को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सरकार के लेवल पर, आप लोगों के लेवल पर भी किस तरह की आप लोग क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, सरकार ने आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में वॉलंटियर्स की एक फौज तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि ग्रामीण लेवल तक हर ग्राम में कम से कम 2 लोग वॉलंटियर्स रहेंगे, जिनको कि प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे बीमारी को पहचानना है और उनको अगर कोई बीमारी में दिखता है कि बीमार है तो उसको सरकार द्वारा जो व्यवस्था बनी है वहाँ तक कैसे ले जाना है, ये एक उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। दूसरा कि रोकथाम के लिए कि वो हो ही ना, वायरस हमारे शरीर में न आए, तो उसके लिए रोकथाम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, वो भी वो लोग समझाएंगे। तो ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा एक किया हुआ है। और भी संगठन है, वो भी लोग उन्होंने भी ग्रामीण लेवल तक अपने वॉलंटियर्स बना के रखे हैं। तो मुझे लगता है कि तैयारी बहुत अच्छी है और हम अच्छे से लड़ पाएंगे। बिल्कुल सर, जो आपके प्रयास बता रहे हैं उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव जी में, जो डेंटिस्ट का जाना माना नाम है। सर, दूसरी लहर के जाते जाते ब्लैक फंगस और तमाम तरह के फंगस सामने आए थे। ये कितने, मतलब जो लोग हैं उनसे कितने परेशान हुए आप सबको पता है। अब लोग कैसे बचेंगे, इसके बारे में आप बताइए। देखिए सर, प्रथम तो जो ब्लैक फंगस आया था उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बॉडी की इम्यूनिटी वीक होना। जैसे कि पोस्ट कोविड पेशेंट हुए, वो कोविड से तो सही हो गए, उनकी शरीर ने लड़ाई करी और वो ट्रीटमेंट हुआ और वो उससे बच गए। परंतु क्या होता है कि जब बॉडी इम्यूनिटी होती है जो वीक हो चुकी है, साथ में जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है या कोई और रीनल प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो क्या होता है उस पोर्शन को और इम्यूनिटी को वीक कर देता है। जो हमारी मेडिसिन चलती हैं ट्रीटमेंट में, खासकर स्टेरॉइड्स वगैरह, इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। और मुख्य तौर पे अगर बात करें, जो कि मैं वैसे भी हर मुलाकात या हर इंटरव्यू में लोगों को गाइड करता हूं, उनको सुझाव देता हूं कि ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करके रखे। ओरल हाइजीन एक ऐसा पार्ट है जो शरीर के अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग है,
जो कि मुंह से द्वारा ही अपन अन्न लेते हैं, सांस लेते हैं, जो भी कार्यक्रम है शरीर के अंदर जो जाने वाला है वो सिर्फ एक ओपनिंग से जाता है। इसलिए इस ओपनिंग ओरल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, अपने दांतों को साफ रखना चाहिए। बहुत बार आपने देखा हो कैलकुलस होता है, लोग बाग गुटखा तंबाकू खाते हैं, लालपन उसके ऊपर पे जम जाता है, मसूड़े खिसकते हैं। तो ये पहली स्टेप है इन गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए। जो ब्लैक फंगस भी हुआ वो भी आपको नहीं पता है कि किस पेशेंट में पहले से ओरल म्यूकोसा फाइब्रोसिस है, या जिसको हम ओरल थ्रस बोलते हैं, वाइट फंगस होता है, इरिथ्रोप्लाकिया होता है, वो भी इसी का ही पार्ट है। तो ऐसी हजारों बीमारियां हैं सिर्फ मुंह से रिलेटेड ही, और वो उसको आदमी साल दर साल दरकिनार करके इग्नोर करता है। तो आपका कहना है कि जिनको मुंह की बीमारियां थी उनको अगर कोरोना हो गया है तो ये जो ब्लैक फंगस और दूसरे फंगस थे इनका खतरा ज्यादा बढ़ गया है? खतरा ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि उनको अपनी इसके ऊपर प्रति ध्यान रखना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, उसका भी ट्रीटमेंट उपचार लेना चाहिए। जो कि हम मुंह के प्रति जो इतना कहना चाहिए संवेदनशील नहीं है ट्रीटमेंट को लेते हुए। जब कभी भी पेशेंट आता है, दर्द में दर्द होता है, सीधा एक शब्द होता है उसका कि साहब दांत उखाड़ दीजिए, निकाल दीजिए। ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर में 10 उंगलियां हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ है। कभी हड्डी की अगर फ्रैक्चर होता है तो हम ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी उंगली काट दीजिए। लेकिन दांतों के प्रति लोगों की ये धारणा है कि 32 दांत है, 28 दांत है, तो साहब आप दांत उखाड़ दीजिए। अगर ऐसा होता तो वो दांत हमारे मुंह के अंदर आते ही नहीं ना, 32 नहीं मिलते, 28 नहीं, 2-4 दांतों से ही काम चल जाता। तो बेसिक उसके पीछे ये है कि लोग अवेयरनेस की कहीं ना कहीं लोगों में कमी है। लेकिन इस बार मैंने देखा है कि जो इम्यूनिटी की बात करें उसमें आपका आयुष का नंबर 1 पे कहा जा सकता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के तमाम तरह के शोध जो सामने आए, लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कोरोना में आयुर्वेद काफी कुछ प्रचारित हुआ है और काफी कुछ कारगर भी हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। इसमें पूरा आयुष का बहुत बड़ा रोल रहा है, नॉट ओनली आयुर्वेदा। इसमें आयुर्वेदा का, होम्योपैथी का, योगा नेचुरोपैथी का, योगा का स्पेशली बहुत सारी रिसर्चेज हुई। उसमें पाया गया कि लंग्स की जो कैपेसिटी है और जो लंग्स की जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इनमें बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है। और प्रोनिंग वगैरह है, ये सब जो है योगा की पोस्चर्स हैं। और इसके साथ साथ कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए भी ट्रीटमेंट दी गई। इसमें आयुर्वेदा में अगर आप बात करेंगे तो जो सूखी खांसी थी उसके लिए उन्होंने शीतोपलादी चूर्ण वगैरह का बहुत ज़्यादा उपयोग किया, उससे काफ़ी कम हुआ। त्रिकुट चूर्ण का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, वो काढ़ा जिसको हम बोलते हैं, तो इम्यूनिटी बूस्टर चला था आपका। इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बैलेंस करता है। फिर हमने योगा प्राणायाम उसमें जोड़ा। योगा का मैंने आपको बताया कुछ पोस्चर ऐसे गाइडलाइंस निकाली गई जिस साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड थे कि ये स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं लंग्स की, और लंग्स की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां जो हैं, और जो आपके जो ये रिप केज है जिसमें मसल्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, उनकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ पोस्चर्स जो है साइंटिफिकली अप्रूव्ड हुए। तो गाइडलाइंस निकाली गई आयुष की तरफ से, यही पोस्चर्स आपको करने हैं। विश्रांति एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसमें हम रिलैक्सेशन, क्योंकि मेंटल स्टिग्मा बहुत था लोगों में, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो है बहुत ज़्यादा डर गए लोग। क्योंकि जैसे ही अपने आप जो है देखा उनने बगल में बहुत लोगों की डेथ हुई, तो वो एक मेडिटेशन और जो है प्राणायाम और जो पोस्चर्स और साथ में जो रिलैक्सेशन जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक रिलैक्सेशन, उन्होंने बहुत बड़ा रोल जो प्ले किया। और जो सिम्टोमेटिक रिलीफ की जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सूखी खांसी मैंने आपको बताया, शीतोपलादी चूर्ण वगैरह दिया गया, काढ़ा दिया गया, फिर मुलेठी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। काढ़ा भी एक लिमिटेड उसमें गाइडलाइंस निकाली गई है। अभी क्या हो रहा है कि लोग बागों ने बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, जिससे उनको जो है डाइजेशन में इशू आने लगा, लीवर पे इम्पैक्ट आने लगा। तो अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई है आयुष ने कि ये 2 बार ही यूज़ करना है, इसको आप चाय में ले सकते हैं, उसकी मात्रा भी डिसाइड करी गई है। और स्टीम का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। लेकिन स्टीम में हमने देखा कि अभी जो म्यूकस की जो प्रॉब्लम आ रही है, वो जब हाइजीन नहीं होता है, जब वो स्टीमर, तो वहां से भी पहुंच रहा है लोगों में। तो मेरा लोगों से आग्रह ये रहेगा कि हाइजीन मेंटेन करें, और स्टीम भी 2 से 3 बार ही लेना है, प्लेन लेना है। स्टीम को किस तरह से करना है मेंटेन, थोड़ा सा आप अच्छे से बताइए। स्टीम जो एक तो हम जनरली देखा जाए तो पानी बॉईल करके लेते हैं, वो बर्तन होता है, वो बर्तन प्रॉपरली जो है वॉश हो, और उसको जब लेने के बाद प्लास्टिक के पॉट आने लगे आजकल, है ना, तो उसमें जैसे आता पॉट आता है उसमें लोग भर देते हैं पानी, तो विक्स या कोई चीज उसमें डाल देते हैं, और उसके बाद वो पानी उसमें महीनों भरा रहता है। एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ कि जब ये ले लेते हैं उसके बाद ही मेन काम होता है। उसको आपको अच्छी तरीके से पानी को जो है डिस्पोज करना है, अच्छी तरीके से उसको ड्राई करना है, और उसको सही प्लेस पे रखना है जहाँ पे सन की रेज भी आती रहे, जिससे वो जो है डिसइंफेक्ट होता रहे वो एरिया। अगर वो पानी वहाँ रुक जाता है तो वहीं से फंगस जो है बनना शुरू हो जाती है, फिर वो ध्यान नहीं देते हैं, तो वो जब स्टीम लेने लगते हैं तो वो स्टीम के थ्रू ही वो फंगस जो है बहुत सारे लोग। पानी कितनी बार उसने
उपयोग कर सकते एक हैं। ही बार हम उसको यूज करना है। हमें दिन में 2 से 3 बार ही भाप लेनी है, इससे ज्यादा हमें भाप नहीं लेनी है, क्योंकि ड्राइनेस करता है। तो बहुत ज्यादा लोगों में प्रॉब्लम आया, नेजल में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हुई, थ्रोट में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हुई, तो उससे क्या हुआ, उनका ये काफी छिला और कुछ लोगों को ब्लीडिंग भी हुई। ये इसीलिए क्योंकि ड्राइनेस बहुत हो गई थी। तो 2 से 3 बार लेंगे तो वो मेंटेन कर लेता है। और साथ में मेडिटेशन और आपका जो है, मैंने बताया जो रिलैक्सेशन, जो साइंटिफिक रिलैक्सेशन, योगिक रिलैक्सेशन, उसने बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल जो है लोगों को बहुत इम्प्रूव किया है। उसका साइंटिफिक एविडेंस है इस समय, और बहुत सारी रिसर्चेज अभी भी चल रही हैं। जब दूसरी लहर जा रही थी तब आपको ध्यान होगा कि एक दवा आ गई थी, उन्होंने कहा रेमडेसिविर इंजेक्शन का काट हो गई है। उस तरह की दवा कुछ और भी आई है कि इस बीच में? नहीं, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेडिकल कन्वेंशनल मेडिसिन का वो है। आयुष में जो है हम इम्यूनिटी बूस्टर और खान पान पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो डाइट से स्पेशली प्रोटीन डाइट को हमने ज़्यादा वो किया, जिससे प्रोटीन शरीर में जाए और फाइट, जिसको हम बोलते हैं ना, जो इन्फेक्शन वो फाइट करने के लिए इम्यूनिटी प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है शरीर में। तो ऐसी डाइट, और जो सुपाच्य हो और इजीली अवेलेबल हो, मतलब जो इस समय जो मौसम है उसमें जो अवेलेबल है, फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स है, वही खाएं, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वो फाइट करते हैं इन्फेक्शन से। और नींद का बहुत बड़ा रोल है। अभी जो इश्यूज हुए उनमें बहुत सारे लोगों को स्लीप नहीं आई, क्योंकि वो कुछ ना कुछ दिमाग में उनके चलता रहा। अगर देखा कि कुछ लोग मरे भी हैं, तो वो हम रिलैक्सेशन के साथ साथ उसको स्लीप इन्हेंसमेंट के लिए ज़्यादा, तो ऐसी कई टेक्निक्स हैं योगिक उसमें कि हम स्लीप को इम्प्रूव इन्हेंस करने के लिए वो कराते हैं। अगर स्लीप अच्छी होगी तो नेचुरल जो किलर सेल्स होते हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं, जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में वो फंक्शन करते हैं। तो 7 से 8 घंटे की नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम अच्छी तरीके से अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर पाएंगे। प्रोटीन की जैसे आपने बात की, बोले डाइट अच्छी होनी चाहिए। अब उसमें मैंने देखा है कि जो वेज खाते हैं उनका कहना, नॉन वेज वालों के लिए तो बड़ा अच्छा है, सारा कुछ चीजें हैं, लेकिन वेज में ऐसी चीजें नहीं है। ऐसा कुछ आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं, वेज में भी है। स्पेशली जो मूंगा फली जो आती है, बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में उसमें प्रोटीन होता है। आपने पालक देखा है, चुकंदर है, इनमें सब में प्रचुर मात्रा में पाया, जितनी हमें जरूरत है बॉडी की, वो सब इन चीज़ों में, फ्रूट्स में भी है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा भी नुकसान करेगी। वो फिर आखिरी में जब उसका एब्जॉर्प्शन डाइजेशन हो जाता है तो वो क्रिस्टल्स के रूप में जमा होने लगते हैं, तो जॉइंट्स पेन वगैरह और ये सब की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, जो नॉर्मल हमारी डाइट है उसमें पर्याप्त। ड्राई फ्रूट्स हम थोड़ा सा उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, इनमें भी प्रचुर मात्रा, पिस्ता है, इनमें पाया जाता है, तो ये आप ले सकते हैं। और डेयरी तो इसमें सर कैसे तय करेंगे कि हमको कितनी लेना है? नहीं, ये तो एक्चुअली डिपेंड करता है बॉडी, एक एज और वेट के हिसाब से। लेकिन जनरली हम लोगों को, हर किसी का वेट हम नहीं कर सकते हैं जाके, तो हम जनरली बोल देते हैं 2-2, 3-3 चीजें, 2-2, 3-3 जो है नग है, उसको इन्वॉल्व करें और इतना ले। उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, उतनी ही हमें जरूरत है। तो डाइट पे ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, दूसरी लहर में हमने देखा था कि तमाम ऐसी दवाइयां दी गई थी जिनकी जरूरत नहीं थी, आपने भी देखा होगा, और तमाम लोग उससे परेशान भी हुए। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि प्रयोग किए जा रहे हैं बॉडी पर। इस बार किस तरह की आप लोगों की तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि कोरोना के लिए एज सच कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी फिक्स दवाई है ही नहीं अभी दुनिया में। उसका जो ट्रीटमेंट है वो है इम्यूनिटी, हमारी शक्ति शरीर की, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और अभी जो प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, ये 2 चीज़ें हमें बचा सकती है। बाकी ऐसी कोई दवाई नहीं है। और अभी आने वाले दिनों में 3rd वेव के लिए कौन सी दवाई होगी, अभी सब रिसर्च चल रहा है। अभी कोई मेडिसिन आई नहीं है इसके लिए जो कि अपन बोल सके कि 100% इस वायरस के लिए वो उसको खत्म करेगी, ऐसी कोई दवाई अभी नहीं है। जैसे आपने बताया कि इसके लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन जो बिल है उसकी कोई सीमा नहीं है सर। जो बिल बनाए गए थे अस्पतालों में वो तो लाखों रुपए के बने थे, कोई दवाई नहीं है तो फिर बिल काहे के बनने थे? देखिए, क्या हुआ कि वायरस एकदम अचानक आया। अब जब स्टडीज चली रही थी तो उसमें कहा गया था कि शायद ये दवाई दूसरे वायरस में काम कर रही थी, तो हमें इसमें भी ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में 48 घंटे में उसका कुछ इफेक्ट मिल रहा था। तो इसलिए एकदम हर जगह वो दवाई एकदम उसका वापर होने लगा। और क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा थे, दवाई कम थी, तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी हुई और दवाई मिल नहीं रही थी, तो लोग डरे हुए थे, वो ज़्यादा पैसे देकर उसको खरीद रहे थे। तो पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। हम डॉक्टर्स ने भी नहीं सोचा था कि ये 2nd वेव इतनी खतरनाक होगी। सब रिलैक्स हो गए थे, डॉक्टर्स ने भी, मतलब बहुत बड़ी बात है, पूरे विश्व में किसी ने नहीं सोचा था कि ये 2nd वेव इतनी खतरनाक होगी।
ठीक सर, मैं आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कि तमाम जो अस्पताल थे, निजी अस्पताल, वहां पर भारी भरकम बिल बनाए गए, तो कहीं ना कहीं एक आदर्श आचार संहिता बननी चाहिए कि हम इससे ज्यादा नहीं लेंगे, या कुछ ऐसा हो ताकि गरीबों का कुछ उनको हक मिल सके, उनका भी कुछ भला हो सके। बिल्कुल ये सही कहा आपने। मतलब जो बिल बने मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, पर क्या होता है अलग अलग अस्पताल ग्रेड के हॉस्पिटल्स होते हैं, ग्रेड ए बी एंड सी एंड डी ऐसे, तो उस इसके अनुसार उनके बिल होते हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसे जब प्रकोप आता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबको ये ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अपने को कीमतों में कटौती करना बहुत ज़रूरी है। और इसी को मतलब मैं जो शासन का एक बहुत अच्छी बात बोलूँगा कि कई टेस्ट जो थी बहुत महंगी थी, पर जब उनको लगा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने सरकार ने जो टेस्ट थी उसमें भी कटौती की, वैक्सीन की कीमतों में कटौती की, इंजेक्शंस के जो कीमतों में भी उन्होंने कंट्रोल किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही जो बिल्स हैं हॉस्पिटल के, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं राशनिंग होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि बाद में किया उन्होंने, सरकार ने, बहुत अच्छी बात थी। और हमें अब पहले से वो तैयारी करके रखना पड़ेगा। अभी मतलब और जरूरत है अभी आपको? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है। अब जैसे बच्चों की बात की जा रही है, जैसे बड़े तो ठीक है कहते हैं दांत निकाल दो मेरा, लेकिन बच्चे किस तरह से अब अपना ख्याल रख सकते हैं अब इसमें? बच्चों के लिए सर्वप्रथम तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उनको अच्छे से गाइड करें, एजुकेट करें। जैसे छोटे बच्चे टॉडलर होते हैं जो घुटनों पे चलना सीखते हैं 1 से 3 साल की उम्र में, उसमें विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों को ओरल हाइजीन मेंटेन करें। प्रॉपर एक ब्रश आता है जो कि आप इंडेक्स फिंगर में पहन के बच्चों को मसाज के तौर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ इस स्टेज में क्या है, क्योंकि टीथ डेवलपिंग स्टेज भी होती है, उनके दूध के दांत आने वाले होते हैं, तो इस कंडीशन में इन्फ्लेमेशन भी रहता है गम्स में। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को वॉच करनी चाहिए रेगुलर, क्योंकि बच्चा तो बता नहीं पाएगा। और प्लस इस स्टेज में अपन उनको खाने पीने के लिए भी ऐसी चीज़ें देते हैं, चॉकलेट्स या आइसक्रीम, बच्चों को वो इस स्टेज में पसंद भी आती हैं काफ़ी। तो पूरा अपन को मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता होती है उसमें पेरेंट्स को। बच्चों को अगर हो जाता है तो उसके लिए फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए, उसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर जैसे ब्लैक फंगस होता है बच्चे को, या जो तीसरी लहर आ रही है उसमें बच्चा बीमार पड़ेगा, तो किस तरह की सावधानी और आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, बच्चों के लिए ऑलरेडी रिसर्च चल रही है, जैसे हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में ऑलरेडी पे काम किया जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि ऑलरेडी सेकंड ट्रायल भी स्टार्ट हो चुका है हमारे दिल्ली एनसीआर कैपिटल में। और जहां तक इसकी दवाई या जो वैक्सीनेशन पार्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर तक आने की संभावना है। और पीक पे मतलब जैसे अवेलेबल अभी जो इम्यूनाइजेशन चल रहा है अपना पूरे देश भर में, वो लगभग दिसंबर तक आप मान के चलिए कि इजीली अवेलेबल होगी बच्चों के लिए। बच्चों की जब आ जाएगी तब उसके बाद बच्चों का थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे आपने बताया कि जो डाइट है उसका प्लान होना चाहिए, तमाम तरह की योगा व्यायाम की आपने बात करी, लेकिन इन सब का प्रचार प्रसार जिस तरीके से होना चाहिए, अभी क्या हो रहा है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, इसका प्रचार तो काफ़ी हो रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर भी बात की जा रही है, लेकिन डाइट को लेकर अभी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है प्रचार प्रसार और होना चाहिए? जी बिल्कुल, एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोविड का है वो तो हमें फॉलो करना ही है, क्योंकि वही एक 3 चीज़ें हैं, हैंड सैनिटाइजेशन और आपका जो है डिस्टेंसिंग, यही प्रॉपर ट्रीटमेंट है अभी इस समय। लेकिन डाइट को लेके अब डॉक्टर्स भी जो है अब अवेयर होने लगे हैं और वो भी कर रहे हैं पेशेंट्स को, और काफ़ी जो है वो डाइट चार्ट भी दे रहे हैं पेशेंट्स। और वो स्पेशली ध्यान रखते हैं जब भी कोई पेशेंट एडमिट भी होता है तो वहाँ डाइट का अपना स्पेशल मेनू बनाया जा रहा है और वो जो है पेशेंट्स को दिया जा रहा है कि ये डाइट ये देने से उसका जो है सब। कोरोना नहीं हो उसके पहले ही, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है ना, वो भी किस तरह से प्लान कर सकता है, इसके प्रचार की भी जरूरत है कि आपको कोरोना नहीं होगा, आप इसको फॉलो करिए। नहीं, इसके लिए भी बहुत सारे संगठन लगे हुए हैं। आरोग्य भारती है जो हेल्थ प्रिवेंशन के उसमें काम करता है, वो डाइट पे ही उनका एक बहुत बड़ा जो है प्रबोधन होते हैं, और वो सब स्कूल्स में, कॉलेजेस में और जहाँ भी बुद्धिजीवी लोग हैं सोसाइटी में जाके हम लोग यही करते हैं कि वहाँ डाइट के बारे में जो है आपकी जीवन शैली और जो खान पान, इस पे ही प्रबोधन हम लोग देते हैं। और ये धीमे धीमे काफ़ी बढ़ता जा रहा है और लोग अवेयर होते जा रहे हैं और डाइट को अब समझने लगे हैं कि ये न्यूट्रिशन की कितनी वैल्यू है, साइंटिफिक इसका जो है बॉडी में ज़रूरत है, क्योंकि डाइट ही है जो कुछ एनर्जी आपको वही देती है। तो वो अब धीमे धीमे लोगों में इस तरीके से अवेयरनेस फैलना शुरू हुआ, इसके लिए काफ़ी संगठन काम कर रहे हैं। सर, इम्यूनिटी के नाम पर बाजार में बहुत कुछ बिक रहा है इस वक्त, इसमें आदमी किस तरह से बचे और सही चीज मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया, जो भारत आयुष मंत्रालय ने जो त्रिकुट चूर्ण के बारे में और जो काढ़े के बारे में बात करी, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत इजी से अवेलेबल। और घर में हम बोलते हैं जैसे घर में जो उपचार जो होता है उसमें आपको काली मिर्च, आपकी दालचीनी, आपकी मुलेठी, ये सब अवेलेबल हैं। आप उन्हीं को उबाल के थोड़ा सा पानी की मात्रा, उसकी पूरी जो है विधि दी गई है बाकायदा, वो आप उसमें बना के घर पे ही उसको ले सकते हैं। आपको बाहर जाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं
उनमें कहीं ना कहीं मैंने देखा है कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह भी वो लोग यूज करते हैं, इससे मिसयूज होने, इससे काफी लोगों की स्थिति गंभीर हुई। तो बेस्ट है कि घर में जो अवेलेबल है उस चीज से ही काढ़ा तो वगैरह आपके हिसाब से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इम्यूनिटी के लिए, घर में आपकी रसोई में सब कुछ है। आपकी रसोई में पूरा घरोपचारम, इसीलिए एक संगठन ये भी चलाते हैं कि घर में जो चीजें अवेलेबल है उसी के, आप अदरक आपके यहाँ अवेलेबल है, आपके यहाँ मुलेठी अवेलेबल, काली मिर्च अवेलेबल, आपके यहाँ गिलोय लगाने लगे। आप देखो जब से गिलोय के बारे में इम्यूनिटी बूस्टिंग और इम्यूनिटी बैलेंसिंग की बात आई तो घर में लोगों ने गिलोय लगाना शुरू किया। तो आपके यहाँ सब चीजें अवेलेबल, बस हमें ये ध्यान रखना है कि उनकी हमें वैल्यू करना है। और अब वो साइंटिफिकली प्रूव होने लगे कि यस इसमें इम्यूनिटी बैलेंसिंग के तत्व पाए जाते हैं और ये बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे करके अब धीमे धीमे घरों में भी ये अवेयरनेस पहुंच गई और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बाकायदा इस पे कैंपेन चलाए हुए हैं बड़े बड़े, और कुछ तो एलोपैथ डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी इस चीज को प्रमोट किया। तो लोगों में एक्सेप्टेंस जाती है कि हाँ जब डॉक्टर बोलता है तो यानी इसमें कुछ है। फिर जब उन लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि उनके जो सिम्टम्स थे उसमें रिलीफ आया, जैसे सूखी खांसी है, ये आपका खराश है, ये सब चीजें धीमे धीमे कम होने लगी। तो उनको समझ में आया कि हाँ हमारे जो चीज औषधि जिसे हम बाजार में ढूंढ रहे हैं वो हमारे घर में ही अवेलेबल। तो इससे क्या हुआ कि एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई कि घर में घरोपचार जिसको हम बोलते हैं ये भी एक तरीके से अब शुरू हो गया। आप गृहिणियों को मालूम है कि ये चीजें आपने देखा होगा, घर में जब भी हमें पेट दर्द वगैरह या छोटा सा होता है तो अजवाइन का अर्क और तुलसी का अर्क और ये इसीलिए देते हैं, इससे और रिलीफ हो जाता था। अब यस अब उसको धीमे धीमे और अच्छी तरीके से आयुष मंत्रालय जो है प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे कहा जाता है कि सारे रोगों की जड़ पेट है और आप पेट के एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे में मतलब कोरोना कितना इफेक्ट कर रहा है पेट पर? बिल्कुल अपन ने देखा पहली लहर और दूसरी लहर में भी हमने देखा कि जिनको कोरोना हुआ था तो वो कोरोना का एक बहुत ही साइड इफेक्ट जो बोलूँगा या उसका इफेक्ट जो था, खून के थक्के, खून की धमनियों में खून का थक्के जम रहे थे। तो खून या हार्ट की खून की धमनियाँ हो या ब्रेन की खून की धमनियाँ हो, वैसे ही आंतों की धमनियों में भी वो थक्के जम रहे थे। तो कई मरीजों के हमने ऑपरेशन किए जिनको कि खून के थक्के जमने के कारण गैंग्रीन हो गया, आंतें खराब हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट देखा गया था। कई लोगों को तो प्रेजेंटेशन ऐसा था कि बुखार, हल्का बुखार है और पेट में दर्द है और दस्त है। दस्त के साथ लोगों ने वायरस का इन्फेक्शन के जो लक्षण थे ये दस्त के साथ प्रेजेंट किया। तो किसी भी मरीज को अगर बुखार और दस्त है, खांसी नहीं भी हो और दस्त है और बुखार है तो उसमें भी कोरोना टेस्ट करना बहुत जरूरी था। तो ये पेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पेट को साफ रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर अनुपम जी ने बोला है कि आहार, जितना आहार अच्छा रहेगा आपका पेट उतना ही साफ रहेगा। और क्योंकि हाथों से ही अच्छे तत्व अंदर बॉडी में जाते हैं, ब्लड में जाते हैं और वही शरीर को शक्ति देते हैं। तो आहार अच्छा होगा तो पेट अच्छा होगा, पेट सही रहेगा तो इम्यूनिटी अच्छी होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर रोहित जी, जैसे अल्कोहल की बात करें हम, तो अभी तक दोनों लहरों में कुछ लोग इस पक्ष में थे कि जो लोग 2-2 पैग ले रहे हैं, 3-3 पैग ले रहे हैं, वो ठीक बने हुए, उनको कोरोना नहीं हो रहा है। इसमें कितनी सत्यता मानते हैं आप? देखिए, इससे कोरोना को लेके तो कोई सत्यता है नहीं। ये सबका अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम है। मान लीजिए जो जैसा करता आया है इन सालों में, आपने देखा हो कि जब से कोरोना आया है लोग बाग अपने बॉडी पे इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। क्या हमने और आपने इससे पहले कभी कोई काढ़ा लिया अपने जीवन में? हम एक बेसिक लाइफस्टाइल जो घर में खान पान होता था या कभी वीकेंड पे बाहर खा लिया, उसके अनुसार मतलब ढला हुआ था हमारा शरीर। रहा सवाल अल्कोहल का भी, तो जो मान लीजिए कभी लेते भी थे ओकेजनली, तो ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति, अब कोई जो रेगुलर लेने वाले लोग हैं जिनका काम ही यही है, तो वो तो चाहे कोरोना हो या ना हो उनका भविष्य तो आपको मालूम वैसे ही है। परंतु कोरोना से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल 2 पैक ले रहे हैं तो वो भी दवाई का काम कर रहा है। ये बेसिक आपकी बॉडी किस हिसाब से डली है, आपने अपने शरीर को किस हिसाब से बनाया है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने जैसे पहले भी ये सब चीज लोगों को जागरूक किया था, बताया था कि अनावश्यक तौर पे अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट आप नहीं करें। 50 ब्रांड की चीजें मार्केट में है। लोग बाग आजकल, मैं आपको कहूंगा मुझे दुख भी होता है कहते हुए कि लोग बाग आजकल गूगल के डॉक्टर हो गए हैं। आप डॉक्टर वैसे नहीं है, लेकिन हर घर में आप गूगल का डॉक्टर आपको मिलेगा जो कि अपने ही घर में ट्राई करते रहते हैं, अपने ही परिवार पे। उनको अच्छा सोचते हैं, उनकी सोच अच्छी है कि भाई घर बैठे ही हमें उपचार मिले, जो कि इस वक्त पे आवश्यकता भी है कि आप अपने घर से ना निकले।
परंतु उसके साइड इफेक्ट ना जानते हुए कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके शरीर पे, बच्चों पे, बड़े बुजुर्गों पे, और आप बिना सोचे समझे उसको ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि हर किसी की इम्यूनिटी अलग है, हर किसी का शरीर अलग है, क्षमता अलग है। भले हमारे अंदर सभी के एक दिल है, फेफड़े हैं, किडनी है, लीवर है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसको किसी भी चीज को झेलने की प्रतिरोधक क्षमता वो सबके शरीर की अपनी खुद की अलग अलग है। तो इसलिए ये कहना कि 2 पैक लेके अगर आपका सही होता है तो ये बहुत ही गलत है और इस धारणा को आगे ना बढ़ाया जाए। अगर आपका कोई ऐसा व्यक्ति है भी जो रेगुलर लेता है तो हाँ, 1-2 पैक 60 ml कहा जाता है, आप वो ले लीजिए, अपनी कहना चाहिए। कोई दवाई नहीं है, अल्कोहल कोई दवाई नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि तीसरी लहर अगर आती है तो कितने तैयार हैं आप? तीसरी लहर को लेके जैसे ही हम आपको बताएं, जैसे हमने सेकंड में बहुत कुछ झेला और उसके बाद ही हम लोग ने अपने मन में ये दृढ़ संकल्प लिया था, जितने भी हम डॉक्टर्स हैं जो हम एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, भले चाहे शासन प्रशासन अपनी जगह सब लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग ने खुद अपने मन में ये निश्चित कर लिया था कि इस चीज़ के लिए हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। जो हम लोग जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं, जिस भी संस्थाओं से, अपने लोगों से, उन सबको जागरूक करना शुरू किया। क्या उसके लिए रेमेडीज हैं, क्या हम अभी से कर सकते हैं, हमने पहले से एक वर्क प्लान बना के रखा हुआ है और उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। हमने शासन को, सरकार को, प्रशासन को सब जगह अवगत कराया कि साहब डॉक्टर होने के नाते ये चीज़ प्रैक्टिकली आएगी समाज में और जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और खुशी की बात है कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने उसको देखते हुए कुछ काम ऐसे किए भी हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर हैं। आज जो सर ने बताया कि वॉलेंटियर्स खड़े किए जा रहे हैं, उनको जागरूक किया है, उनका प्रशिक्षण हो रहा है, सब जगह ट्रेनिंग सेशन दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम हर ग्राम को स्वस्थ करें। जो हमारे आरोग्य भारती का मोटो भी है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र वाला, उसी के तहत उस पर भी काम किया जा रहा है। घर घर जाके लोगों को ये समझाया जाएगा कि आपको अगर ये लक्षण आते हैं या बीमारी होती है तो कैसे आप तैयार रहेंगे। उनको किट भी दिया जाएगा, उनको सब चीज तरीके से प्रशिक्षण किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, लोग डरें कि बचें? मैं बोलूँगा कि डर होना चाहिए, घबराएं नहीं, हिम्मत रखें और जो उपाय बताए गए हैं कोरोना से बचने के लिए, जो पहले दिन से बोलते आ रहे हैं, उसका बिल्कुल ध्यान रखें और वैक्सीनेशन, टीकाकरण ये ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो आपको भी बचाएगा, आपके आसपास के लोगों को बचाएगा और आपके बच्चों को भी बचाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे आखिर में? मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी बहुत अलर्ट रहने का समय है, क्योंकि थर्ड लेयर जो है बताई जा रही है कि बच्चों को ज़्यादा हिट करने वाला है। तो पेरेंट्स को अवेयर करना है और उनको ये भी सिखाना है कि मास्क 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा तो पहनेगा नहीं, लेकिन अगर हम उनको बताएंगे, वो देखेंगे कि हाँ इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो थोड़ा सीखते हैं। और उसके साथ उनका खान पान, उनकी हाइजीन और साथ में योगासन 2 से 5 साल बच्चे को तो नहीं करते, नहीं 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर छोटे जो है उनको खेल खेल में बहुत सारे पोस्चर ऐसे होते हैं जिनकी अपनी आकृति होती है, वो आजकल स्कूलों में सिखाया जा रहा है। ये सब चीज़ें उनको धीरे धीरे अगर हम डेवलप करना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं, तो आखिरी तक बच्चों की इम्यूनिटी तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा हाइजीन और अलर्ट रहना है और पेरेंट्स को अलर्ट रहना है, तो हम बहुत हद तक जो है इस वेव को रोक सकते हैं। तो आपने देखा हमारी ये तीनों हस्तियां हैं जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और जिन्होंने अपने अपने कमेंट्स किए, जिन्होंने अपने अपने एक्सपर्ट कमेंट किए और बताया किस तरह से तीसरी लहर से बचा जा सकता है और अगर रोग होता है तो उसको किस तरह से उसको क्योर किया जा सकता है। कैमरामैन उमाकांत व्यास के साथ संजीव श्रीवास्तव, डिजाना न्यूज, भोपाल।